प्राइम मिनिस्टर मोदी की दो देशों की विजिट मल्टीपल कारणों से बहुत न्यूज में रही। अभी रिसेंटली जो दो देश उन्होंने विजिट किए थे वो हैं रशिया और ऑस्ट्रिया। ये विजिट्स भारत के लिहाज से काफी सक्सेसफुल रही। दोनों जगह काफी कुछ हुआ। रशिया विजिट की बात हम विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ऑस्ट्रिया विजिट को एनालाइज करेंगे। ये विजिट क्यों हिस्टोरिक थी, इंडिया ऑस्ट्रिया कोऑपरेशन का क्या इतिहास रहा है, किस तरह से भारत ने बड़े ही स्मार्टली ऑस्ट्रिया जैसे न्यूट्रल देश की धरती से रशिया और वेस्ट दोनों को मैसेज सेंड किया, और किस तरह से बिना नाम लिए पाकिस्तान और चाइना की रॉन्ग डूइंग्स को कॉल आउट किया गया, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले रशिया विजिट हुई थी। वहां 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया विजिट किया। यह विजिट हिस्टोरिक थी क्योंकि 41 साल के बाद एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया विजिट किया। इससे पहले 1983 में उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया विजिट किया था। इस पिक्चर में वियना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके काफी लंबे अंतराल के बाद फाइनली एक इंडियन पीएम ने 2024 में ऑस्ट्रिया को विजिट किया। साल 2024 इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। 1949 में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए थे। अभी की ये रीसेंट विजिट दोनों देशों की लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन लेकर ऑस्ट्रिया पहुंचे थे, जिनमें शामिल थे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच रशिया यूक्रेन वॉर के इम्प्लीकेशंस पर डिस्कशंस हुए कि किस प्रकार अन्य देशों में फूड और एनर्जी सप्लाईज अफेक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वॉर के स्प्रेड होने का रिस्क भी बढ़ रहा है। दोनों देशों ने रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर बैलेंस्ड पोजीशन ली हुई है, न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन कर रखा है। वेस्टर्न प्रेशर में आकर रशिया से कमर्शियल टाइज कट ऑफ नहीं की है। दोनों देशों का रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करना जारी है। दोनों इस बात को लेकर सेम पेज पर हैं कि यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द एंड होना चाहिए। इनफैक्ट 2022 में ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहामर पहले यूरोपियन लीडर थे जिन्होंने रशिया जाकर पुतिन से वॉर को एंड करने के लिए डिस्कशंस की थी। भारत भी रशिया को कन्वे कर चुका है कि यह वॉर का समय नहीं है। इस विजिट में भी भारत ने ऑस्ट्रिया की न्यूट्रल धरती से रशिया को मैसेज सेंड किया। एक बार फिर से प्रॉब्लम्स को वॉर की बजाय डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाने की अपील करी। वेस्टर्न देश लगातार रशिया को लेकर भारत के स्टांस को क्वेश्चन करते आए हैं, तो ये वेस्ट को भी भारत का मैसेज था कि जब इनोसेंट लाइव्स की बात आएगी तो भारत आवाज जरूर उठाएगा। ऑब्वियसली भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, इसलिए वेस्ट के रिपीटेडली कहने के बावजूद रशिया को डायरेक्टली कंडेम नहीं करता है। लेकिन भारत वॉर की ह्यूमन सफरिंग और इकोनॉमिक इंपैक्ट को हाईलाइट करने से कभी नहीं चूकता है। भारत पीस की साइड है। भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, न कि युद्ध। हमेशा से भारत की एक विश्व बंधु की तरह ग्लोबल वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करने की मंशा रही है। भारत और ऑस्ट्रिया वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर ब्लॉक्स को काफी डेलिकेटली बैलेंस करते रहे हैं। ये दोनों साथ मिलकर ग्लोबल स्टेज पर वेस्ट और ईस्ट के बीच एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रिया नेटो का मेंबर नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऑस्ट्रिया ने न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऑस्ट्रिया को नाज़ी जर्मनी ने एनेक्स कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और जापान मेन एक्सेस पावर थी, जो कि एलाइड पावर्स यानी यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन से फाइट कर रही थी। एलाइड पावर्स ने एक्सेस पावर्स को हरा दिया था। वॉर के बाद एलाइड पावर्स ने ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। 1955 में ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी साइन की गई, जिसने ऑस्ट्रिया के ऑक्यूपेशन को एंड किया। ऑस्ट्रिया एक सॉवरेन और न्यूट्रल स्टेट बन के उभरा। इस ट्रीटी में ऑस्ट्रिया के ऑक्यूपेशन को एंड करने के लिए न्यूट्रलिटी एक कंडीशन थी। इनफैक्ट न्यूट्रलिटी एस्पेक्ट ऑस्ट्रिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। यह ऑस्ट्रिया को किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने से प्रोहिबिट करता है। साथ ही किसी भी फॉरेन मिलिट्री बेस को ऑस्ट्रियन टेरिटरी पर एस्टैब्लिश करने से प्रोहिबिट करता है। इसलिए ऑस्ट्रिया नेटो जैसे किसी भी मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान भी ऑस्ट्रिया ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा था।
मैंने आपको ऑस्ट्रिया के ऑक्यूपेशन की कहानी इसलिए बताई है ताकि अब आपको यह बता सकूं कि पास्ट में भारत ने ऑस्ट्रिया के सॉवरेनिटी के कॉज को सपोर्ट किया था। भारत उन फ्यू कंट्रीज में से एक था जिन्होंने 1952 में ऑस्ट्रिया पर एलाइड ऑक्यूपेशन को एंड करने की अपील को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सपोर्ट किया था। अपनी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी के लिए भारत के इस सपोर्ट को ऑस्ट्रिया आज तक भूला नहीं है। इस विजिट में ऑस्ट्रिया ने इस बात को मेंशन किया था। फर्दर, इस विजिट में इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर भी बातचीत हुई। रीजन में चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डायरेक्टली तो चाइना को कॉल आउट नहीं किया गया, लेकिन इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखने की बात हुई। ऑब्वियसली इशारा चाइना की तरफ था। इंडो पैसिफिक में चाइना के एक्शंस सभी अच्छे से जानते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्रिएट करना, अजीब से मैप्स रिलीज करके एब्सर्ड क्लेम्स करना, देशों को बुली करना, मिलिट्री एक्सपेंशन, डिप्लोमेटिक प्रेशर, लिस्ट बहुत लंबी है। तो इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखने की बात करके चाइना को इनडायरेक्टली एक मैसेज सेंड किया गया। टेररिज्म के मुद्दे पर भी पाकिस्तान और चाइना को मैसेज सेंड किया गया। यहां पर भी डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए गए। बढ़ती हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज और अटैक्स के कंसर्न्स डिस्कस किए गए। ऑफ कोर्स यहां पर पाकिस्तान को ही रिफर किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और उन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग प्रोवाइड करता है, और कैसे चाइना यूनाइटेड नेशंस में अपनी वीटो पावर को मिसयूज करके पाकिस्तान से लिंक टेररिस्ट को सेव करता है। ये टेररिज्म जैसे ग्लोबल थ्रेट को फेयर और इम्पार्शियल मैनर में एड्रेस करने से रोकता है। और यहीं पर भारत और ऑस्ट्रिया को कोऑपरेशन का एक और फ्रंट मिलता है। दोनों देश इस बात पे सेम पेज पर हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना है और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस को ही ले लेते हैं। सभी जानते हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2011 में उस समय की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने ऑस्ट्रिया विजिट किया था। उनकी इस विजिट के दौरान ऑस्ट्रिया ने इस बात का समर्थन किया था कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अभी यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, जिन्हें P5 कहते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ऑस्ट्रिया इसमें भारत को भी शामिल किए जाने का समर्थन करता है, जो कि ठीक बात है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो डेफिनेटली यूएनएससी में परमानेंट सीट डिजर्व करता है। भारत तो कब से ही कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ऑब्सोलीट होता जा रहा है और दुनिया की तेजी से बदलती रियलिटीज से कोसों दूर है। ऑस्ट्रिया जैसे देशों का सपोर्ट भारत की दावेदारी को और मजबूत कर देता है। भारत एक बहुत ही डाइवर्स देश है। यहाँ पे न्यूमरस रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और कल्चर्स देखने को मिलते हैं। हमारा देश अपनी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए जाना जाता है। कुछ इसी प्रकार वेरियस हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ऑस्ट्रिया में भी एक मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी डेवलप हुई। तो दोनों ही देश डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रिया की आबादी लगभग 90 लाख है। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, एरिया वाइज ऑस्ट्रिया भारत के उत्तराखंड राज्य से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रिया में मात्र 90 लाख लोग हैं, जबकि उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो लगभग 30 से 35 हजार भारतीय इस समय ऑस्ट्रिया में हैं। ये लोग बिजनेस, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ केयर, एकेडमिक्स जैसे वेरियस सेक्टर्स में एंगेज्ड हैं। भारत और ऑस्ट्रिया अपनी रिलेशनशिप को डीपन करना चाहते हैं, अपनी बायलैटरल पार्टनरशिप को अपग्रेड करना चाहते हैं। दोनों देश इस बात को रियलाइज करते हैं कि उनके इकोनॉमिक टाइज अपने पोटेंशियल से काफी कम हैं और इसमें अभी इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। इसलिए दोनों देश वेरियस सेक्टर्स में अपने कोऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स चल रही हैं। ऑस्ट्रिया भी ईयू का एक मेंबर है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के टाइज अगर डीपन होंगे तो ऑस्ट्रिया को भी इसका एडवांटेज मिलेगा। नई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ग्रोथ के नए एवेन्यूज क्रिएट होंगे।
यूरोप के बहुत से देशों की तरह ऑस्ट्रिया में भी स्किल्ड वर्कर्स की काफी शॉर्टेज है। भारत के साथ लेबर माइग्रेशन डील से इस इश्यू को एड्रेस किया जा सकता है। 2023 में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये दोनों देशों के बीच लीगल लेबर माइग्रेशन को आसान बनाएगा, वीजाज रैपिडली प्रोसेस होंगे और स्टूडेंट्स के बीच में एक्सचेंजेस इंप्रूव होंगे। भारत यूएस, जापान और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन्स को और ज्यादा रेजिलिएंट बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तमाम ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। इनसे नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। रेयर अर्थ्स, मेटल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स जैसे क्रूशल रिसोर्सेज की एक्सेस बढ़ेगी, जिससे एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटलाइजेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स बूस्ट होंगे। एक एग्जाम्पल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत की मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया भी इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से एंगेज करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। ऑस्ट्रिया की लोकेशन देखिए, ये लगभग यूरोप के सेंटर में लोकेटेड है। इटली और जर्मनी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इस प्रोजेक्ट में ऑस्ट्रिया के जुड़ने से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। आज के टाइम में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में जितनी बात होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। ये बात सही है कि विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने के कारण भारत में सेवरल अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। भारत वर्ल्ड का एक मेजर स्टार्टअप हब है। बड़ी संख्या में यंग पॉपुलेशन देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को ड्राइव करती हैं। और बड़ी संख्या में यंग वर्किंग पॉपुलेशन होने का मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव डेमोग्राफिक्स होता है। ये सब अपनी जगह ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये भी सही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री होने के कारण क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए भारत को इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की दिशा में कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। भारत ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन में हमें ऑस्ट्रिया का सपोर्ट मिल सकता है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ऑस्ट्रियन कंपनीज की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज का बेनिफिट लिया जा सकता है। भारत ने ऑस्ट्रिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। ये देखते हुए कि भारत क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, हमारा ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो इस विजिट से भारत और ऑस्ट्रिया के बायलैटरल रिलेशंस और मजबूत होंगे। दोनों के बीच क्लोजर कोऑपरेशन से तमाम इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एवेन्यूज ओपन अप होंगे, जो दोनों के लिए विन विन साबित होंगे।